बहुत सारा राजमानी का पॉडकास्ट देखा है, यर्ली लाइफ से स्टार्ट होता है। मेरी पूरी लाइफ स्टोरी जानी जा रही है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले। मेरा नाम स्वर्ण है, स्वर्ण प्रताप सिंह। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। बस हमारा बगल में ही घर है मेरा यहाँ पर। एंड अभी मैं एक फ्रेशमैन हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस में। आई एम स्टडीइंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंप्यूटर साइंस। आई एम अ डबल मेजर देयर। आल्सो अ शोल्स इनोवेशन स्कॉलर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस। अभी मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम नोटिफाई बेयर है। सून हम लोग इस चीज़ को प्ले स्टोर पे लॉन्च करने वाले हैं। एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड वेरी एक्साइटेड कि जो हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं अभी। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कि तुम लोग मतलब स्टार्ट कैसे किया, मतलब कि कोडिया क्या था? हाँ, तो कोडिया शायद बात है IES 2021 की। हाँ। कि जब कोविड का टाइम था, कोविड काफ़ी पीक पे आ रहा था उस टाइम पे। एंड मेरा घर मोतिहारी है, जो मेरा गांव हुआ वो मोतिहारी के साइड है। तो जब कोविड की शुरुआत हो रही थी तो मैं और मेरे पापा जहाँ हम लोग ड्राइव पे थे, हम लोग जा रहे थे अपने गाँव। जब भी मैं अपने गाँव जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने गाँव को, गाँव के इन्वायरमेंट को। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो गांव के, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो उनके पास उनका उतना रिसोर्सेज नहीं है, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है। एंड उनके पास सोल सोर्स एजुकेशन का गवर्नमेंट है, बट हम दोनों को पता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन बिहार में उसका कैसा सीन है। बिल्कुल काफ़ी मेस्ड अप सीन है गवर्नमेंट एजुकेशन का। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स खुली भी हैं तो टीचर्स नहीं आएंगे, टीचर्स आ भी रहे हैं तो बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं है जाने में। अगर इंटरेस्ट है तो फिर क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। तो वो एक चीज़ थी जो मेरे मन में हमेशा खटकी थी कि अगर मैं सेंट माइकल्स में पढ़ सकता हूँ, बिहार के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, तो ये बच्चों तक एजुकेशन क्यों नहीं पहुँच रही। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सब तक पहुँचनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, सब तक एक्सेसिबल होना चाहिए। बट अगर इन तक एक्सेसिबल नहीं है तो उसका रीज़न क्या है। तो मैं जब उस ड्राइव पे था तो मैं देख रहा था उन बच्चों को कि वो बच्चे हैं जो ट्राई कर रहे हैं कुछ पढ़ाई करने का, बट उनके पास कंप्लीट कुछ रिसोर्स ही नहीं है। और प्लस स्कूल्स तो जब मेरा स्कूल बंद हो गया पटना में, कोविड तो सब पैंडेमिक में सब कुछ बंद हो गया। तो फिर मेरे मन में ख्याल था कि ये कैसे पढ़ाई करेंगे, इनकी पढ़ाई तो अभी कोविड तो जा नहीं रहा, 2-3 साल, एटलीस्ट 2 साल तो जा नहीं रहा, कोविड पेंडेमिक रहेगा। तो और अगर चला भी गया कोविड, फिर भी इन तक एजुकेशन तो सही तरीके से पहुंच नहीं रही, तो क्या ऐसा जरिया हो सकता है ताकि इन तक एजुकेशन पहुंचे। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि उस समय शायद मैं क्लास 8 में था। एंड मेरे को लगा कि अगर वो पैंडेमिक चला भी गया तो इन तक एजुकेशन कैसे पहुंचेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करता हूँ एंड वील स्टार्ट मेकिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर दीज किड्स। वी कनेक्टेड विद NGOs अराउंड बिहार फर्स्ट एंड उन तक बात पहुँचाई कि हम वीडियो बनाना चाहते हैं इन बच्चों के लिए, इन तक वीडियो लेक्चर्स पहुँचाना चाहते हैं ताकि हम इनको एजुकेट कर पाएँ, हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है वो इन तक हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो वहाँ से ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हमारी टीम की जो मेहनत थी उसकी वजह से हम अराउंड 8 कंट्रीज़ में अराउंड 1000 बच्चों तक पहुँच पाए। तो मतलब उस समय तुम्हारे कोई मेंटर थे या कोई गाइड कर रहे थे, या ये सारे खुद ही कर रहे थे तुम? आई थिंक मेजरली सॉर्ट ऑफ इंटरनेट की मदद से करा है। ओके। तो यूट्यूब पे जा करके सीखना, बुक से सीखना। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी अगर उस यंग एज में कोई बच्चा अगर ग्रो कर पाता है तो उसका बहुत मैसिव रीज़न होता है कि उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा रहा है। बिल्कुल। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ कि मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था राइट फ्रॉम द गेट गो। जब मैं बच्चा था तो छोटे से ही हम लोग के घर में बहुत डिबेट्स का एनवायरनमेंट था कि लाइक मेरे जो पिताजी हैं वो भी काफ़ी एकेडमिकली बहुत पावरफुल रहे हैं, बहुत सा स्ट्रेंथन करा है हमारा एकेडमिकली। और एकेडमिक फील्ड से ही जुड़े रहे वो, हमेशा एजुकेशन की फील्ड से जुड़े रहे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमेशा वो एनवायरनमेंट बना कर रखा घर में कि हम लोग एकेडमिक डिबेट्स और जो इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स हैं उन पर बात की जाए। तो काफ़ी वो जब वो फ्री एनवायरनमेंट रहता है ना घर पे, तो अब आपको एक फ्रीडम दी जाती है कि आप पढ़ाई को छोड़ के कुछ और चीज़ भी कर सकते हो। तो शायद वो एक रीज़न मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई भी रहा है। मेरे एक बड़े भैया हैं जो कंप्यूटर साइंस में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बैंगलोर बेस्ड कंपनी में भी। तो शायद वो एक फैमिली का जो एनवायरनमेंट रहता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ पढ़ाई को सबसे बड़ी चीज़ नहीं बनाई गई है कि सिर्फ अगर कोई बच्चा अगर ग्रो कर सकता है तो उसका सोल रीज़न होगा पढ़ाई, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बच्चे का कंप्लीट ग्रोथ होना चाहिए, ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ, ओवरऑल स्पोर्ट्स वाइज ग्रोथ, हर चीज़ में ग्रोथ होना चाहिए, तभी एक बच्चा आगे प्रोग्रेस कर पाता है।
तो मेरी फैमिली और मेरे स्कूल ने कभी मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू ग्रो ओनली एकेडमिकली, लाइक सो उस समय मेरे को पता चला कि ओके आई कैन फाइंड डिफरेंट एरियाज आई कैन ग्रो इन। तो मुझे पता चला ओके कम्युनिकेशन एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ। मैं इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ, तो मैं अपने स्कूल में एलोकेशन डिबेट्स करे, मैंने उसमें अच्छा रिमार्क्स मिला, टीचर्स ने प्रोत्साहन दिया। तो उससे मेरे को पता चला कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होना है। अगर मैं स्कूल के बाहर, अपने क्लासरूम के बाहर, अपने बुक्स के बाहर कुछ करता हूँ, तभी मेरा ओवरऑल ग्रोथ होने वाला है एज ए ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो वही चीज़ मेरे को पता चली। तो अभी के जैसे जो बच्चे हैं जो अभी क्लास 8 में या क्लास 10 में हैं, तो तुम उसे क्या बोलना चाहोगे? घर वाले का तो प्रेशर बस यही होता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और उनका भी माइंड इतना ही रहता है हाँ मेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई पढ़ाई, वो उसी में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मैं क्लास टॉप कर गया तो मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई क्या गेस बोलोगे? बच्चों को बोलने से पहले मैं पेरेंट्स, अगर ये वीडियो पेरेंट्स तक पहुंच रही है तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि एकेडमिक्स या फिर सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है आपके बच्चों के लाइफ में। शायद बच्चों को आपको और प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप जाओ खेल कूद करो। अगर क्रिकेट खेल सकते हो जाओ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेल सकते हो फुटबॉल खेलो। और अगर एलोक्यूशंस डिबेट्स या फिर आर्ट या फिर एनीथिंग जो बच्चे को पसंद है, जिसको बच्चे को फोर्स नहीं करना पड़ा वो चीज़ करने के लिए, अगर वो घर आ रहा है और वो एक पेंट बुक निकाल रहा है और वो आर्ट करना शुरू कर रहा है, दैट मीन्स कि ही इज इंटरेस्टेड इनटू आर्ट्स, दे आर इंटरेस्टेड इनटू आर्ट्स। तो अगर वो चीज़ आप देख रहे हो अपने बच्चे में, तो उस बच्चे को प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। उस बच्चे को आप बोलो कि इनकरेज करो कि ओके यू शुड गो अहेड एंड डू दिस। ठीक है, उसमें आप करियर बना पाओ ना बना पाओ वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो इनकरेजमेंट एक यंग एज से मिलेगी तो बच्चा पढ़ाई छोड़ के और चीज़ें भी ट्राई करेगा। तो सेंट माइकल्स में तुम कब से पढ़ रहे थे और क्या रोल था स्कूल का? जैसे कैसे थे वहाँ के टीचर्स वगैरह? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेंट माइकल्स में पहले मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था, तो सेंट माइकल्स में एडमिशन मेरा 2-3 ट्राइज में हुआ एंड वो थोड़ा सेटबैक मेरे को बहुत बहुत छोटे एज में लगा कि अच्छा। ओ ये बिहार का नंबर 1 स्कूल मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो वो रिजेक्शन बहुत पहले देख लिया। एंट्रेंस वगैरह होता है? हाँ, एंट्रेंस टेस्ट होता है सेंट माइकल। वो छोटी सी एज में बच्चे स्कूल के बारे में ज़्यादा। हाँ, ये काफी अच्छा स्कूल है। मतलब बिहार में इससे बेटर स्कूल मैं नहीं कहूँगा कि बिहार में इससे कोई बेटर स्कूल है। तो कितने ब्रांच है यहाँ पे बिहार में? सिर्फ एक ब्रांच है। अच्छा, पटना में बस? दिग्घा में जो ब्रांच है पटना में, बस दैट्स द ओनली ब्रांच। ओके, और ऑल इंडिया में कितने होंगे? बस एक ही है। ऑल इंडिया में बस एक ही है, सेंट माइकल्स एक ही ब्रांच है पटना में, उसके अलावा कोई सेंट माइकल्स नहीं है। तो ये कहाँ का ये स्कूल शुरू हुई थी 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज स्टार्टेड इन 1856। तो इसका जो इतिहास है वो आज़ाद भारत से लंबा इतिहास है। अच्छा। हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ 1947 में, ये 1856 के अराउंड इसका स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी पुराना इतिहास है, काफ़ी एक प्रेस्टिजियस स्कूल है हमारा। तो उसका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। शायद मैं आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई फ्रेज इट दिस वे कि अगर मैंने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करा है अभी तक, जितना भी माइलस्टोन्स मैंने कुछ अचीव कर रखा है, वो उसका एक मेजर रीजन सेंट माइकल्स है एंड मेरा एजुकेशन है सेंट माइकल्स का। तो एक दो चीज़ें हैं सेंट माइकल्स के बारे में कि सेंट माइकल, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देता। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको इंकरेजमेंट मिलती है कि आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू करो। एंड और कोई बच्चा और कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में है तो उसको इंकरेजमेंट मिलती जाती है। टीचर्स इंकरेज करते हैं, एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट बना हुआ है स्कूल में। एंड शायद वो एक वर्कोहॉलिक वाला जो डिसिप्लिन होता है ना कि आप अब काम करना चाहते हो, वो बच्चों में इनग्रेव की जाती है सेंट माइकल्स में। ओके। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन बच्चों को कहाँ डालें, सेंट माइकल से आप आंख बंद करके डाल सकते हो अपने बच्चे को। उसके बाद जो तुमने UWC किया है उसके बारे में कैसे पता चला? तो सेंट माइकल्स में एक और चीज़ है सेंट माइकल्स में कि सेंट माइकल्स में जो बच्चे आते हैं ना वो भी आपका जो पीयर ग्रुप बनते जाता है। वो तो है कि हर स्कूल की डाउन साइड होती है। मैं कंप्लीट ऐसा फ्रेम नहीं करना चाहता कि सेंट माइकल्स एक यूटोपिया है। हाँ। नहीं है। हर स्कूल में अच्छे बच्चे होते हैं, गलत बच्चे होते हैं, बट आप डिसाइड एज अ बच्चा डिसाइड करता है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे सेंट माइकल में भी, मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसके उसने मेरे को बताया कि ओके समथिंग लाइक UWC एग्जिस्ट्स। ओके। ऑडियंस को अगर नहीं पता UWC के बारे में, तो UWC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज। एंड 18 कॉलेजेस हैं UWC के अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से एक हमारा इंडिया में है, पुणे में। एंड देयर आर मल्टीपल, सो स्टार्टिंग विद अटलांटिक, चाइना में 2 हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, मल्टीपल ब्रांचेस, US में एक है। तो
उसी में से एक हमारा पुणे में है। एंड अगर आप UWC में एक बार अप्लाई करते हो तो आप लाइक पूरे 18 पूरे स्कूल्स world के में लिए एक एलिजिबल होते हो। ओके अब फिर आप चूज करते हो या फिर लाइक वो मैच करते हैं कि आप बेटर फिट कहाँ हो, कहाँ जाने के लिए। एंड देन मल्टीपल रीजन। सो कमिंग बैक टू कि मुझे पता कैसे चला, तो वो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, शायद उसके कोई किसी फैमिली मेंबर दे वर एलुमनाई, वो गए थे UWC से पढ़ाई करा था उन्होंने, तो उसको ही पता था कि ओके UWC एग्जिस्ट करता है। तो फिर वहाँ से पता चला एंड देन आई अप्लाइड। आई एम ग्रेटफुल इनफ कि मेरा सिलेक्शन हुआ। there's 2 rounds of selection in UWC. क्या फर्स्ट इज लाइक आपका एप्लीकेशन राउंड, सेकंड इज आपका इंटरव्यू राउंड जो कि फिजिकली होता है पुणे में। तो वेरी ग्रेटफुल उस अपॉर्चुनिटी के लिए। उन्होंने, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप भी दी वहाँ पढ़ने के लिए। अगर नहीं होती तो इतना नहीं था हमारे पास कि हम उतना महंगा एजुकेशन अफोर्ड कर पाते। ओके तो दे गेव मी अ गुड स्कॉलरशिप एंड फिर मैं अपनी 11th-12th की पढ़ाई पुणे से करी मैंने, महिंद्रा एंड ट्वेल्थ कॉलेज ऑफ इंडिया से। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या कुछ एग्जाम्स हुए या कैसे? एग्जाम कुछ नहीं होता है, आपका एप्लीकेशन राउंड होता है। तो उसमें भी ये देखा जाता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा और क्या करता है। ओके तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में कि अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो अगर वो बच्चा निकल सकता है ना अपने क्लासरूम से, बुक्स के बाहर, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग अ स्टूडेंट कैन डू। हाँ उस एज में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काम आने वाली है। बट यू हैव मोर आवर्स, मतलब हाँ एग्जैक्टली, बहुत कुछ ट्राई किया जा सकता है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, उनका एप्लीकेशन होता है जिसमें वो सॉर्ट ऑफ आपको एसेज लिखने होते हैं। तो उनका होल पर्पस ये है कि वो देखना चाहते हैं कि बच्चे में और क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं अच्छा पढ़ाई के अलावा। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे वो बात कर रहा है। अगर उसको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया गया उस बच्चे को, तो वो कैसे उस सिचुएशन से उभरेगा। ओके उससे में लाइफ में कोई फेलियर देखा है कि नहीं, अगर फेलियर नहीं देखा है तो फिर उसने लाइफ में अपने क्या चीज़ अचीव करी है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली उस बच्चे को, अगर कम अपॉर्चुनिटी मिली तो कितना फायदा उठाया उस अपॉर्चुनिटी का। सो ऑल दैट ओवरऑल ग्रोथ देखता है UWC। तो फिर दे कॉल यू फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू पुणे में। तो आप पुणे जाते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पर। एंड इंटरव्यू एक दिन लंबा प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपका आ गया वो इंटरव्यू ले लिया किसी बंदे ने, वो हो गया, नहीं। इट्स अ डे लॉन्ग प्रोसेस। उसमें आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। सो द होल पर्पस उस इंटरव्यू में ये होता है कि बच्चे को पूरी तरीके से उस बच्चे का पर्सनालिटी स्क्रीन किया जाए। हाँ कैसी किस तरीके की पर्सनालिटी है एंड क्या ये बच्चा फिट करता है UWC ऐसे स्कूल के आने के लिए। बिकॉज अगर आप देखो UWC इज नॉट अ नॉर्मल स्कूल। एक हम लोग इंटरनेशनल बैकलॉरियट जैसे CBSE ICSE होता है, वैसे ही IB होती है, इंटरनेशनल बैकलॉरियट। तो इस UWC इज नॉट अ नॉर्मल स्कूल। उसमें उनका पर्पस ये है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पर आगे बढ़ के जो बच्चे हैं वो आगे चल के चेंज मेकर्स बने। ओके चेंज मेकर्स इन अ सेंस कि लाइक अगर वो देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उसके अगेंस्ट खड़ा होने की क्षमता हो, या फिर कुछ ऐसा करने की क्षमता हो उस बच्चे में जिससे सोसाइटी को फायदा हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। तो एक सस्टेनेबल एजुकेशन के तरफ आगे बढ़ता है UWC। तो वही सारी चीज़ें देखी जाती है कि फिट है कि नहीं बच्चा उस एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए। बहुत सारा राजमानी का पॉडकास्ट देखा है, यर्ली लाइफ से स्टार्ट होता है। तो तुम फ्यूचर राज शमानी पता नहीं, दिस इज जस्ट फॉर फन, अभी तो कुछ सोचा नहीं, बस अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं, ऐसे काम करते रहोगे तो क्यों नहीं पहुंचोगे यार। वो लोग ने क्या ही करा, काम करके पहुंचे वो लोग। मतलब बस अभी अच्छा लग रहा है तो कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो बस एक कॉन्वर्सेशन है। नॉलेज पता होना चाहिए लोगों को। राइट ये बिल्कुल नहीं पता है UWC, भाई मैंने नहीं सुना था तो और लोग कैसे सुनेंगे। नहीं, बहुत अंडररेटेड है, और कुछ रेटेड है ही नहीं एक्चुअली। लाइक लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा एक रिसोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल हमारे देश में अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात। तब अगर इंडिया में नहीं होता तो फिर मैं कहता यार कि एक्चुअली मेरा सिलेक्शन जापान में भी हुआ था, UWC जापान में भी हुआ था। ऑप्शन था मेरे पास जापान या नॉर्वे जाने का, बट आई चोज टू बी इन इंडिया। अभी 2 साल इंडिया में रहता हूँ, इसके बाद तो जाना ही है। बट एक और था कि इंडिया वाला UWC बहुत अच्छा है। ओके जितना मैंने बात करा है बाकी UWC के बच्चों से, बहुत अच्छा UWC है इंडिया वाला। अच्छा, और प्लस फीस तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है ही, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाता है क्या।
तो बिहार में लोगों को क्या पता है, सिर्फ कि भाई बच्चा 8-9 में आ गया एंड जिसमें डाल दो, विद्या मंदिर में डाल दो, फिटजी में डाल दो, हाँ अब तो पीडब्ल्यू आ गया, पीडब्ल्यू में अनअकैडमी पीडब्ल्यू में डाल दो और जेई नीट की तैयारी कराना शुरू करो। अरे यार थोड़ा तो आगे बढ़ो, सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग से भी बड़ी दुनिया है। एंड तो पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने के लिए, या फिर इनफैक्ट लाइक अब तो एक दो कुछ पेरेंट्स को पता है कि हाँ क्लैट नाम की चीज होती है, हाँ, या फिर एक दो और लाइक मैनेजमेंट कर सकता है बच्चा, बीबीए कर सकता है, कुछ पता है बच्चा, और सीयूईटी आ गया है। लेकिन वो भी बोल सकते हैं वो ट्रेडिशनल कोर्सेज हो गया ना। हाँ वो भी तो काफी सालों से चलते आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी लड़की को या फिर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, why don't you send them to fashion? चाहिए लोगों को अच्छे कपड़े चाहिए यार, हाँ। अच्छे डिजाइनर्स चाहिए उस फील्ड में। किसी को इंटरेस्ट है तो let the kid pursue that। बिल्कुल। अगर आप हार्ड वर्किंग हो और आप कंसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंटली 1 साल 2 साल बैठ के सर झुका करके काम कर सकते हो, तुम ऊपर चले जाओगे। हाँ। और आप किसी फील्ड में करियर बना सकते हो, हर एक चीज में करियर बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन लोग सोचते ही नहीं है ऐसे। मुझे लगता है कि अगर बच्चे सोचते भी हैं तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज में। पेरेंट्स करने दे रहे हैं कि नहीं, पेरेंट्स कितना फ्रीडम दिया है पेरेंट्स ने बच्चों को, एंड हाउ मच आर दे विलिंग टू लेट द किड गो एंड लेट द किड गो डू व्हाटएवर। हाँ, तो अगर वो चीज फैमिली में वो चीज नहीं मिल रही है तो बच्चा भी थोड़ा शांत होने लगता है, भी लगता है कि यार ऑप्शन नहीं है यार, कितना झगड़ा करोगे पेरेंट्स से, कितना रिबेल करना चाहोगे, कितना रिवोल्ट करोगे पेरेंट्स। लेकिन बच्चा अगर इंटरेस्टेड तभी खोज पाएगा, नहीं तो वो खोज ही नहीं पाएगा। ऑल्सो अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जो दे आर इन कॉलेज, अभी 4 साल की वो पढ़ाई कर रहे हैं एंड वो एक ऐसे कोर्स पे इन्वॉल्व हैं जिसमें उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो अभी भी टाइम है कि यू नो गो आउट एंड सी, बिकॉज दुनिया बहुत बड़ी है, आपकी लाइफ इतनी छोटी नहीं है कि आप नया फील्ड एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि यार फाइनेंस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, फाइनेंस ट्राई करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा कैसा लग रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है यार गेमिंग आई लाइक गेमिंग, यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई गेम। हाँ, तो अगर उस मोमेंट में भी अगर हो, आपको लग रहा है कि यू नो व्हाट, आई हैव टाइम एंड आई हैव द एनर्जी एंड आई हैव द पैशन एंड आई हैव द कंसिस्टेंसी टू परस्यू व्हाटएवर आई वांट टू, ट्राई करो। 1 महीने बैठो, लग रहा है अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करने के लायक है, कंटिन्यू करो, नहीं लायक है स्विच, 1 महीने बाद स्विच, वापस कोई नया तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, स्विच कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने भी बस इतने सारे पहले कैरियर्स एक्सप्लोर किए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, फिर पता चला ओके ये मैं कर सकता हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, राइट। वही कोई गेमिंग में भी इंटरेस्ट है तो गेमिंग में भी इतने सारे कैरियर ऑप्शन है यार। अब तो गेम डिजाइनर बन सकते हो, कुछ भी कैरेक्टर डिजाइनर, कुछ भी कर सकते हो। स्पेशली लाइक अभी तो इंडस्ट्रीज लाइक गेमिंग काफी बूम कर रही है। हाँ बिल्कुल। अभी आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक अगर आपको लग रहा है कि वो एक इंडस्ट्री बूम कर रही है तो आप उसमें करियर बना लो। मुझे लग रहा है आपका इंटरेस्ट है, आप कंसिस्टेंट हो सकते हो किसी फील्ड में, तो गो अहेड एंड मेक अ करियर इन दैट। बिल्कुल। बट देखा देखी मत जाओ कि अच्छा ये कर रहा है तो लेट्स नहीं, देखा देखी तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे नवल कहते हैं कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए खेल है, इट्स लाइक गेम फॉर यू, और लोगों को लग रहा है कि तुम काम कर रहे हो, तो ये तुम्हारा मतलब स्किल है कि तुम उस पर इट्स लाइक यू गेम फॉर यू, लाइक वीडियो एडिटिंग इज गेम फॉर मी। बट मैं फ्री होता हूँ, मैं कर रहा हूँ, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, पता नहीं चलता है, इट्स गेम फॉर मी। लोगों को लग रहा होगा मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट इट इज गेम फॉर मी। एग्जैक्टली। तो तुम्हारा गेम क्या है, मतलब तुम किस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो तुम्हारा रियल कैरियर है। इट्स लाइक योर एक इकिगाई। राइट। ओह या इकिगाई। राइट। तो बुक्स के बारे में बताओ, तुम कुछ बुक्स पढ़ते हो या पढ़ना स्टार्ट करते हो? मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी है कि इफ एनीथिंग वर्क्स फॉर मी वर्क्स फॉर मी। अब ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया बुक्स पढ़ रही है तो मैं बुक्स पढ़ने जाऊंगा। बुक्स पढ़ना इज अ गुड थिंग एंड आई हैव रेड बुक्स, स्पेशली लाइक नॉन फिक्शनल बुक्स। लाइक फिक्शन में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लिए है कि अगर मैं क्लास जा रहा हूँ तो मेरे कान में एयरपॉड्स होते हैं, कुछ पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ मैं। तो मेरे लिए नॉलेज कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, जरिया इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किस तरीके से नॉलेज, किस सोर्स से नॉलेज कंज्यूम करूं। दैट इज नॉट, आई वाज नेवर अ रीडर बचपन से। लाइक उतना पढ़ने में, लाइक एक्चुअली लाइक बुक लेकर के बैठ के पढ़ने में उतना कभी इंटरेस्ट ऐसा रहा नहीं कि ओ ओके दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉय।
जब करना पड़ता था स्कूल में तो करना पड़ता था, अभी भी जब करना पड़ता है कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी में सबको करना पड़ता है, बट ऐसे कुछ ऐसा था नहीं कि लाइक रात में पढ़ के सोऊंगा या फिर सुबह सुबह उठ के पढ़ूंगा, ऐसा कभी एंजॉय नहीं करा. बट आई हैव रेड बुक्स starting with your Atomic Habits. I've read Purple Cow. I've read a little bit of Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money. Little bit here and there. पसंद आते हैं बहुत सारे नॉन फिक्शनल बुक्स. अगर आप Spotify पे जाओगे तो आपको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मिलेगा. तो दैट इज़ अ ग्रेट रिसोर्स, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू. जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था तो देयर इज़ दिस पॉडकास्ट कॉल्ड द कॉलेज गाय. तो उनके पॉडकास्ट काफ़ी अच्छे होते हैं. वो बात करते हैं कि एसेज कैसे लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. एंड स्टैनफोर्ड बिजनेस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिसोर्स. अगर आप, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स में हूँ तो मैं ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ता हूँ. देयर इज़ ऑल्सो अभी क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा था फाइनेंस में, क्योंकि नाउ दैट आई स्टार्टेड अर्निंग आई वाज लाइक हाउ डू आई मैनेज माय फाइनेंसेस, हाउ डू आई मेक 1,000 फ्रॉम माय 10, राइट. तो उसमें I was learning about, there's this podcast called 101 Finance. तो वो एक पॉडकास्ट है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है. अभी मैं सीख रहा हूँ पॉडकास्ट. Also this Zerodha Varsity sort of, I don't know, Zerodha का एक कोर्स है फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट्स एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो that's also great. I feel like अगर कहीं से भी आपको नॉलेज कंज्यूम करने का मौका मिलता है, go ahead and be a dinosaur and consume anything, any knowledge you can. तुम्हारा फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा है या कौन सा फेवरेट पॉडकास्ट? आई डोंट हैव अ फेवरेट पॉडकास्ट, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. नीच बताओ मुझे. सेल्फ हेल्प एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इज माय जॉनरा. तो any podcast or any book which helps me in management, in improving myself as a human being, as a person, and any book which helps me, work better with my startup or deal better with my startup, how to grow my startup, how to sort of do ideations and multiple things like that. तो अगर वो genre का कुछ भी मेरे को मिल रहा है तो I'll go ahead and then learn that. तो ये जैसे कि पॉडकास्ट सुनना या ऑडियो बुक सुनना, ये तुमने स्टार्ट कैसे किया? और मतलब आई जस्ट वांट टू नो दैट स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ, हाउ यू गॉट इनटू दिस, कि हाँ एक अलग फील्ड है, मतलब मैं सीख सकता हूँ खुद से. बहुत डायरेक्ट आंसर है मेरे पास इसका. माय डैड इज अ रीडर. मेरे पिता जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज कंज्यूम करते हैं. इनफैक्ट जब वो बहुत यंग थे उनके पास एक प्रॉपर लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारे पुराने बुक्स थे उनके पास. एंड तो वहाँ से लाइक उन्होंने आदत लगाई कि ओके बुक्स पढ़ सकते हो. अब आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल ही वाज इन हैविंग मी रीड ऑल दोस बुक्स, बट वो एक फीलिंग आई कि ओके टेक्स्ट बुक्स कॉलेज या फिर स्कूल के सिर्फ टेक्स्ट बुक्स आर नॉट द ओनली सोर्स. इतने सारे बुक्स है, वो टेक्स्ट बुक क्या है, 2 साल का इतने साल क्या होगा उससे. करेक्ट. देयर इज the world is very vast and you can go ahead and consume knowledge from anywhere you want, and I feel you should not be limited to one genre, one specific field. Go ahead and try whatever you can. तो उसका coming back to your question, I guess मेरे पिताजी ने बहुत वो डालने की कोशिश की कि ये बुक पढ़ो. एंड अगर मैंने घर पे जाकर के, अभी भी अगर मैं घर पे गया ना, अगर मैंने बोल दिया कि पापा ये बुक अच्छी लग रही है, आई वांट टू रीड दिस बुक, इट्स माय बुक लिस्ट, दिस इज कॉल्ड द डायरी ऑफ अ सीईओ. आई एम फॉरगेटिंग इनका नाम क्या है इस ऑथर का, ऐसे कुछ नाम है. हाँ, पॉडकास्ट भी करते हैं वो. हाँ, एग्जैक्टली मैं नाम भूल रहा हूँ अभी. वी कैन गो अहेड एंड सर्च. अच्छा, स्टीवन बार्लेट. So he's a great author. I guess, yeah, जैसे आपने कहा बोलते भी हैं, he does podcasts and everything. So I want to read उनका क्या, this is on my wish list. तो अगर मैं अभी घर पे गया, मैं पापा को बोला पापा ये बुक अच्छी लग रही है, तो भी लगा हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ. And he will read with me. He would want to read with me. एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे बुक्स खरीदे हैं. शायद कुछ बुक्स मैंने पढ़े भी नहीं, खरीद करके छोड़ दिए. बट वो बुक्स, अगर बुक्स रहता भी है ना आपके घर में, तो वो एकेडमिक एनवायरनमेंट बना रहता है. बिल्कुल कि अच्छा लग रहा है बुक्स. अगर डेकोरेशन भी है तो एस्थेटिक लगता है. जैसे मेरा स्टूडियो भरा पड़ा है बुक्स. राइट. अभी आप एक्सपैंड करोगे, आप ऑफिस लोगे, तब फिर हम कर सकते हैं. मैं यहाँ भी नहीं रहने वाला हूँ, पटना में बिल्कुल भी नहीं. आई वुड वांट कि लाइक लोग
लोग मूव करें ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि यू नो टैलेंट जा रहा है बिहार हाँ से, लेकिन ताकि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, यू नो, बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्री इन बिहार। बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आप सिर्फ रोड्स बना करके, बिल्डिंग्स बना करके एक Talent को मेजर depend नहीं कर मेजर सकते हो। पॉपुलेशन को आप धोखे में रख सकते हो कि डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ But for the intellectual population, I feel like that would come with good education, good healthcare, and industries. अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो बिहार का टैलेंट उठ करके जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, या फिर इन माय केस इन अ डिफरेंट कंट्री। कंट्री वही सब माइग्रेट कर जाते हैं। Exactly. कोई जॉब है ही नहीं, सच में नहीं है। तो अब ये देखो कि बिहार का पैसा कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अगर कोई और बच्चा- कहाँ जा रहा है, मतलब किस स्टेट में बिहार से लोग नहीं है? हाँ वही तो। हर स्टेट में। और ये भी देखो कि ज़्यादा यू नो लाइक हैंड लेबर आज वो फिजिकल लेबर करने वाले लोग ज़्यादा आज जा रहे हैं बिहार से। तो ये यू नो लाइक वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है पूरे नेशन में कि ओ अच्छा बिहारी है तो वो लेबर होगा, यू नो लाइक बहुत हाँ hard बिल्कुल working लेबर होगा। अब जैसे मेरे भी दोस्त मेरे को ऐसा ही बोलते हैं, बिहारी बिहारी मजदूरी। अब मेरा क्या गलती है इसमें? एग्जैक्टली लाइक हमारी, लेकिन वो बिहारी बोलते हैं। you know, man, I'm not even blaming those people who make fun of Bihar. I feel like when they're making fun of Biharis, they're making fun of our government. Because our government अच्छा perform करेगी तभी जा करके like वो एक sort of aura create होगा बिहार का कि okay, Bihar is doing good. I mean, Bihar is definitely doing good in so many areas. बहुत अगर slow है। सिविल एरियाज से सिविल सर्विसेज देखो तो बिहारीज ही भरे भरे पड़े हैं। एंड अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल फील्ड है, कोई भी कहीं भी मैथ्स की बात होती है तो बिहारीज सबसे सबसे ऊपर होते हैं। बट आई फील लाइक कि गवर्नमेंट शुड वर्क एंड इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कि ऐसा स्टीरियोटाइप्स बनता है बिहार के बारे में। लेकिन मैंने जैसे कि कहीं पढ़ा था, व्हाट इज बिहार टू इंडिया इज इंडिया टू वर्ल्ड। 100%. इस पे क्या बोलोगे? I guess that sort of thing is changing because मैं जब अभी यूएस में मैंने 5 महीने बिताए अराउंड एंड मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा मेजॉरिटी लोगों को ऐसा फील नहीं होता। आई फील लाइक लोगों को पता है कि इंडिया के लोग काफी कल्चरल होते हैं, काफी कल्चर ओरिएंटेड, काफी ट्रेडिशंस ओरिएंटेड होते हैं एंड पीपल डू रिस्पेक्ट दैट। मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल, अभी तो ऐसा कुछ यू नो रेसिज्म ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। यूएस इज a great country, it's a very beautiful country, it has great resources and very lovely people. जितना मैं लोगों से मिला अभी तक, they're very very welcoming, I would say. and ऐसा किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा वो अच्छा इंडियन है। नहीं, आई थिंक ये इंडियन है वाला वो वर्ल्ड के लेवल पे खत्म हो चुका हो, क्योंकि हमारे इतने सारे सीईओ है बाहर। हाँ, तो पता है कि exactly. हाँ इंडियन कुछ कर सकते हैं। Exactly. अगर ये यहाँ है तो ही इज डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द इंडिया। करेक्ट। लेकिन इंडिया इन एक कलेक्टिव वे वो मैं भी थोड़ा सा बोलते हूँ नहीं मैं वहाँ ट्रैवल करने नहीं जाऊँगा। हाँ ये चीज़ है। वहाँ का सेंस उतना सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। सेफ्टी के तौर पे अगर देखोगे तो शायद उतनी सेफ कंट्री नहीं है इंडिया। डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप किसी को एक्चुअल इंडिया एक्सपीरियंस करना है तो दे विल हैव टू गो टू द रूरल पार्ट्स। आई मीन दे शुड गो टू द रूरल पार्ट्स एंड एक्सपीरियंस द रियल इंडिया। आप दिल्ली मुंबई जाकर, दिल्ली तो छोड़ दो, दिल्ली तो रहने दो प्लीज। इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, if you're coming, I would say be safe, don't go to Delhi, I'm sorry. Mumbai is a very beautiful, I've been to Mumbai में जा रखा हूँ मैं। and अगर आप मुंबई जा रहे हो तो I don't think you're experiencing the real India. I do feel like that if you want to experience the real India, you have to go to the rural parts of India. sort of experience that. बिल्कुल। UWC के बारे में तुम कुछ और बताना चाहोगे बच्चों को? I feel like काफ़ी great resource है and it's available to a lot of people. तो if you can apply to UWC, give it a shot. Also I feel कि क्योंकि जब आप UWC में जाते हो तो आप सिर्फ एजुकेशन लेने नहीं जाते हो, आप एक ग्लोबल एक्सपोजर लेने जा रहे हो UWC में। तो जब आप 70 देश के बच्चों के साथ एक रूफ के अंडर पढ़ाई करते हो तो इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सपोजर यू वुड गेट जस्ट बाय बीइंग इन दैट प्लेस। तो जो मेरा रूम था UWC में, I was sharing my room with a Norwegian, a Bangladeshi, and a Chinese. So imagine you're just sitting in your room, you're just resting, 4 countries, and you're bonding with your roommates. Imagine the level of exposure you would get just by being in that room.
एजुकेशन काफ़ी अच्छा है यूडब्ल्यूसी का, आपको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मिलता है जब आप ग्रेजुएट करते हो तो। एंड और सारी बेनिफिट्स हैं यूडब्ल्यूसी की। फॉर एग्जांपल जिस पे हम अभी आगे जाएंगे कि जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको यूएस में पढ़ने के लिए, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। एंड उसके बाद अगेन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि अपने करियर पे देखो कि आप और क्या क्या डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई फील लाइक इंटरनेट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गेट द एक्सपोजर। बिल्कुल। अगर आपको वैसा फिजिकल एक्सपोजर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पे जाओ एंड यू विल फाइंड अच्छा एक्सपोजर। ये जो 90% लोग जो बच जाते हैं, मतलब टॉप कॉलेजेस या टॉप स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, उन्हें भी तो मतलब वो लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं या अपना कुछ कर ही नहीं पाते, उन्हें क्या बोलूँ मैं? I feel like कि for anyone reflection, self-respection and retrospecting is very important. I feel like कि आप एक बार एक खाली पेज और पेन लेकर के बैठो एंड आप नोट करो कि आपको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक पहले 10 चीज़ें नोट करो कि ओके आई कैन डू आर्ट, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले टेनिस, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। All these things, like note down कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो and then start eliminating it कि like I can live without doing physics, I can live without doing maths, can I live without playing cricket? I don't know. Can I live without playing this or doing this? I don't know. तो then आप narrow down कर पाओगे उस चीज़ तक कि okay ये मेरा strength क्या है। and अभी तो online काफ़ी resources हैं, तो you can also do a strength assessment sort of quiz जो कि available रहते हैं। तो strength assessment करो, देखो कि आपके strengths क्या हैं, आपके weaknesses क्या हैं, and then choose करो कि आपका passion कहाँ लाई करता है। And I guess passion ऐसा नहीं होता कि आप पैशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे तुम? I feel like कि passion ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रात में सोए, रात में एक सपना आया कि अरे कोडिंग अच्छी लगती है, कोडिंग मेरा पैशन है, तो वो अच्छी चीज़ है, वो करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपको सपना आ जाएगा कि आपका पैशन है। पैशन आप तभी रियलाइज़ करोगे अपना जब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके होगे। जब आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ जो मैंने ट्राई करी थी ना, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया है। एंड इसमें जो मज़ा आया वो बाकी किसी चीज़ में मज़ा नहीं आया, उतना मज़ा किसी चीज़ में नहीं आया। तब आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज़ माई पैशन। एंड पैशन एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको मोहब्बत हो जाती है उस चीज़ से। जैसे आई गेस आपको मोहब्बत हो चुकी है वीडियो एडिटिंग से मे बी। एग्जैक्टली। तो पैशन वो एक ऐसी चीज़ है ना कि यार इसके बिना शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लाइक उस लेवल का पैशन होना चाहिए। एंड विद अगर आपको उस लेवल की मोहब्बत है अपने काम से तो आप पीछे नहीं हटोगे। तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि यार सुबह उठ के लाइक यू विल बी एक्साइटेड कि यार सुबह उठा नया दिन है एंड आज मैं वापस बैठ के कोडिंग करने वाला हूँ, आज मैं वापस बैठ के वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। एंड इस चीज़ को करने के लिए मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। एंड कोई बताएगा नहीं कि मेरे को कब वीडियो एडिटिंग करना है या फिर कब करना है, कैसे करना है। नो वन इज गोना टेल मी। आई माई सेल्फ कैन डू वट एवर एंड आई माई सेल्फ कैन डू दिस ऑन माई ओन। लाइक कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज योर पैशन। व्हाट इज योर पैशन? माई पैशन इज बिल्डिंग। कुछ भी चीज़ को बनाना फ्रॉम स्क्रैच। शुरुआत से कोई भी चीज़ को बनाना मेरा पैशन रहा है। एंड मैं कुछ ही बिल्ड करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें उस जो भी चीज़ मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो कितने लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है, या फिर अगर एक के भी लाइफ में वैल्यू ऐड करी तो कितना वैल्यू ऐड कर रही है। एंड अगर वो चीज़ वैल्यू ऐड कर रही है तो मैं उस चीज़ को बिल्ड करूँगा एंड दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एंड ऑल्सो क्योंकि वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ ब्रदर जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में था। तो एज आई टोल्ड योर ऑडियंस की आई एम अ डबल मेजर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस में। तो कंप्यूटर साइंस और बिल्डिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड है दोनों मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो जब भी मैं किसी प्रॉब्लम को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज एक्सपोज्ड टू कंप्यूटर्स, आई वाज एक्सपोज्ड टू कि कोडिंग कैसे करते हैं, किसी चीज़ को कैसे बिल्ड करते हैं यूजिंग फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करी, वेदर इट बी स्मॉल यूटिलिटी एप्लीकेशन, एक क्रोम पे कुछ एक्सटेंशन बना दिया, रैंडम सी चीज़ें कर दी। जब मैं यूडब्ल्यूसी में था तो आई मेड दिस ऐप सॉर्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन
जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि जो अवेलेबल स्टडी स्पेसेस हैं वो भी अवेलेबल है कि नहीं, या फिर उसमें कितने बच्चे बैठे हैं. सो देयर वर लाइक मेनी प्लेसेस हमारे कैंपस में जहाँ पे आप आफ्टर क्लास आवर्स आप जाके पढ़ाई कर सकते हो. बट देयर वाज नो प्लेस जहाँ पे आप घर पे बैठ के पहले चेक कर लो कि ओके दिस प्लेस इज अवेलेबल, खाली है कि नहीं. अच्छा. वो चीज़ आई मेड अ sort of an online tutoring website for students and for my peers, for my friends. You can find a student tutor Okay. who can teach you this specific cheese. This was a math tutoring thing. तो small छोटी चीजें जो कि एक impact create कर सकते हैं. This is my passion. Okay. अगर अभी मैं आपके साथ बैठ करके मेरे को पता चला कि आपको वीडियो एडिटिंग में कुछ ऐसी चीजें प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं घर जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि यार इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. What all can I do to solve this problem? So if I can come across a feasible way to solve that thing, I will go ahead and build that. बिल्कुल. एंड वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई. अगर यू आर दी ओनली पर्सन जो यूज़ करेगा उस चीज़ को, फिर भी मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली कि अरे चलो कम से कम निशान जी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को एंड मेरी मेहनत सफल हो गई. गुड. तो वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा डोपामिन हिट देता है. ये मैंने रिवर्क में पढ़ा था, मतलब कि अगर तुम किसी चीज़ को बना रहे हो, वो अगर तुम खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो, तो तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारा मतलब मैन प्रॉब्लम क्या है. जैसे तुमने वो स्पेस वाला बनाया था जहाँ खाली है या नहीं, कब Exactly. तुम्हें पता था प्रॉब्लम क्या क्या है, या तो तुम उसे अच्छे तरीके से बना सकते हो. मैंने तुम्हें खुद वो अच्छे से प्रॉब्लम पता फेस है. करी. हाँ. तो मुझे पता था कि अच्छा मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने लोगों से बात करी कि हाँ, but वो मेरे लोग भी friends फेस कर रहे हैं, वो लोग भी फेस कर रहे हैं. ये सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम है. बिल्कुल. तो कोडिंग को डिस्कवर कब किया तुमने, कब स्टार्ट किया कोडिंग वगैरह? ओह वेरी यंग. जैसे मैंने बताया कि मेरे भैया हमेशा से कंप्यूटर साइंस में रहा. आई गेस ही इज़ अ बेटर डेवलपर, ही इज़ अ बेटर कोडर देन मी. 110% मेरे से बेटर कोडिंग करते हैं ऑफ कोर्स. शायद मैं 4th या 5th ग्रेड में था तब मैं अपने भैया को देखता था कि वो कुछ HTML कुछ करते थे. हमारे घर में एक छोटी सी कंप्यूटर थी, HP की ऑल इन वन कंप्यूटर. उसमें कोई CPU अलग से कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, वो एक स्क्रीन थी, उसी के अंदर CPU सब कुछ था. तो वो एक कंप्यूटर था हमारे घर में. बहुत लेट आया कंप्यूटर हमारे घर में. एंड जब मैं क्लास 4th में था तब मैंने देखता था अपने भैया को वो चीज़ करते हुए. तो आई वाज लाइक ओह दीज आर लाइक कलरफुल वर्ड्स ऑन अ स्क्रीन, व्हाट इज दिस. तो फिर लगा कि अच्छा ये चीज़ मज़ेदार है. तो फिर like I used to ask my brother कि what is this. So I was exposed to HTML. अगर लोगों को नहीं पता HTML क्या होता है, तो HTML वो एक सबसे बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट बनाते हो. वो बहुत बेसिक सी लेआउट क्रिएट करता है HTML. अब तो बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं, रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बना सकते हो वेबसाइट. अब तो बिना कोड की वेबसाइट बन जाती है, एक क्लिक पे एक प्रॉम्प्ट पे बन जाती है. AI बना देता है. बट जब AI नहीं था तो वो तरीका था. तो वो स्टार्टिंग था. आई गेस बहुत लोग उसी से स्टार्ट करते हैं. तो जब मैं बहुत बड़ा क्लास 4th में था तब मैं एक्सपोज हुआ कि अच्छा ये चीज़ की जा सकती है. ओके. देन मतलब तुमने फिर यूट्यूब से सीखा या कैसे सीखा? मोस्टली शुरुआत में भैया, उसके बाद यूट्यूब. ओके. यूट्यूब इज़ अ ग्रेट सोर्स. एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस सीखना है तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर ट्यूटर की ज़रूरत है, या फिर किसी पेड कोर्स की. इनफैक्ट लाइक आपको पेड कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है. इतना नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे. बिल्कुल. यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो पाइथन ट्यूटोरियल्स और जावा ट्यूटोरियल्स, DSA, OOPS के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे. एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर. यू कैन स्टार्ट स्मॉल. छोटे स्टेप्स लो एंड देन यू कैन ग्रेजुअली प्रोग्रेस. तो तुमने UWC कंप्लीट कर लिया, अपना 12 तुम्हारा हो गया, तो फिर ये बिहार से अमेरिका तक का सफ़र कैसे? बिहार से अमेरिका तक का सफ़र में UWC ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है मेरा. तो जिन लोगों को नहीं पता है, UWC का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम UWC देयर इज दिस गाय कॉल्ड शेल्बी डेविस. वो एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं बेस्ड इन द US. एंड वो पार्टनर हैं UWC के साथ. एंड ही फंड्स UWC स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द US. तो अगर आपको US में पढ़ाई अगर आप UWC स्टूडेंट हो और आपको वहाँ पढ़ाई करनी है US में, तो आपको UWC के जो डेविस हैं वो आपको फंड करते हैं पढ़ाई करने के लिए. तो फिर जब मैं UWC में था तो फिर मैंने अप्लाई करा कॉलेजेस में US में. एंड आई चोज सेंट थॉमस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस इन मिनेसोटा. जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक
research university है. It's a very beautiful, very amazing university. In fact, I guess I'm wearing a sweatshirt इनका. It's called Okay. I guess your audience, it's called Global Tommies. तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस की खास बात यह है कि इनका एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाइक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. आई गेस वी रैंक 9th या 11th in the entire nation in the US. तो और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना था, तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ डिग्री बहुत कम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है. तो इसीलिए मुझे लगा कि सेंट थॉमस इज़ अ ग्रेट प्लेस. एंड एक बहुत बड़ा कॉलेज भी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी नहीं है. लाइक वी हैव लाइक अराउंड 6,000 to 7,000 स्टूडेंट्स, which is not a very big number compared to universities like let's say, क्योंकि मेरे स्टेट में यूनिवर्सिटी है मिनेसोटा है, तो उसमें अराउंड 30,000 40,000 50,000 बच्चे हैं. सो that's a huge school, and then you are scared of being lost उतने बड़े कॉलेज में कि आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिल रहा है कि नहीं. डज योर प्रोफेसर नो योर नेम? अब एक क्लास में यहाँ 300-400 के बच्चे बैठेंगे तो प्रोफेसर कैसे याद रखेगा ना. बट हमारे क्लास साइज छोटे होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस में, अराउंड 20. आई गेस एक मैक्सिमम क्लास में मैंने देखा है अराउंड 20 बच्चे, 20 से 25 स्टूडेंट्स. ओके, ओनली 20-25 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं. बहुत बड़ा क्लास है तो 60 स्टूडेंट्स होंगे. बहुत बड़ा, अगर ऐसा कोई बहुत पॉपुलर कोर्स है, डेटा साइंस हो गया, फिर उस टाइप के कोर्स, तो उसमें बहुत बच्चे होते हैं. बट इन जनरल 30-40 के आसपास, 20-30-40 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप प्रोफेसर को इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हो. आप प्रोफेसर से, प्रोफेसर आपका नाम पता है प्रोफेसर को. प्रोफेसर के ऑफिस आवर्स में अगर आप जाओगे तो प्रोफेसर को पता होगा कि अच्छा इस बच्चे का नाम क्या है, ये बच्चा कहाँ बैठता है मेरे क्लास में, एंड इस बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है. सो those are the benefits, and that's why I chose the University of St. Thomas. I'm very happy with my choice. And huge thanks to all those people जिन्होंने मुझे suggest करा University of St. Thomas जाने के लिए. And yeah, very happy being a Tommy. तो अमेरिका में लाइफ कैसा है, कॉलेज कैसा है, और मतलब एक्सपीरियंसेस क्या था फर्स्ट टाइम जाने के बाद? लोग बहुत अच्छे हैं. एक तो सिविक सेंस है लोगों में. और काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है. स्पेशली मिनेसोटा काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड है. -20-25 के आसपास टेम्परेचर रहता है. तो यू नो इफ़ यू आर गोइंग टू मिनेसोटा, थोड़ा सा वो कोट वोट आपको देख करके जाना पड़ेगा. वहाँ जाके ख़रीदना पड़ेगा. ये सब में इन्वेस्टमेंट लगती है. तो इट्स अ ग्रेट प्लेस, ग्रेट रिसोर्सेज. एंड अगर आप सिटीज़ में हो देन आपको जो ट्विन उस एरिया को ट्विन सिटी कहते हैं. क्योंकि आई लिव इन सेंट पॉल, उससे जस्ट कनेक्टेड मिनियापोलिस है. एंड उस दोनों सिटीज़ को ट्विन सिटीज़ कहते हैं. एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड इफ़ यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर. क्योंकि अगर आप सैन फ्रांसिस्को, पैलो आल्टो या फिर न्यूयॉर्क, बॉस्टन वाले एरिया में जाओगे तो दोज प्लेसेज आर सैचुरेटेड बाय बिग अचीवर्स. मतलब ऐसे लोग जो क्रेजी AI बिल्ड कर रहे हैं. तो अगर आप एज अ न्यू कमर इंडिया से जाते हो तो यू विल फील ओवरवेल्ड. तो आप एक ऐसे प्लेस लाइक ट्विन सिटी जैसे जगह से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन फ्रॉम द गेट गो. शुरुआत से आपको वो एक्सपोजर मिलने लगता है. तो आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला. एंड ऑल्सो क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सिटी की शोल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे मैंने कहा कि इट्स ग्लोबली रैंक्ड, तो उसके वजह से काफ़ी बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो कैसा घर का याद आता है या कैसा है? क्योंकि मैं पुणे में रह चुका हूँ 2 साल, तो वो एक्सपीरियंस मिल गया कि घर के बिना, मम्मी पापा के बिना कैसे रहते हैं. ओके, तो वो होम सिकनेस का कभी प्रॉब्लम रहा नहीं मुझे. ओके. बट हाँ, कभी कभी तो ऑफ कोर्स आप खाना मिस करते हो, क्योंकि अमेरिका का खाना थोड़ा सा ब्लैंड है. एंड कभी कभी खाना मिस करते हो, कभी कभी आप वो कंफर्ट मिस करते हो. बट आई फील लाइक कि क्योंकि इतना रिसोर्सफुल कंट्री है कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं आती है. आई गेस इंडिया को उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा. एंड इट्स अ हार्श ट्रूथ कि इंडियन टैलेंट को उठ करके किसी दूसरे देश में जाना पड़ रहा है. बट अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फ्यूचर देन व्हाई नॉट, जाना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. इट्स अ वेरी हार्श ट्रूथ. आई एम अ पेट्रियट. मुझे मेरे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है. And I hope to come back. I want to come back to India. In fact, I will come back to India. Let me rephrase that. To serve my community and serve my country. But अभी तो harsh reality यही है कि better education, better resources अमेरिका में वहाँ पे.
तो तुम्हारा एक स्टार्टअप भी है, तो अभी तुमने प्री सीड फंडिंग भी ले लिया है, तो इसके बारे में बताओ, मतलब फंडिंग कैसे लिया, ऐप का आइडिया कहाँ से आया, जर्नी बताओ। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, हम लोग प्री सीड रेस कर रहे हैं अभी, तो इफ देयर इज एनी इन्वेस्टर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज रीच आउट। निशान जी, मेरा ईमेल आईडीज एंड द कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इफ यू वांट टू रीच आउट प्लीज डू। वी आर एक्टिवली सीकिंग फॉर फंड्स। सो ऐप का नाम है नोटिफाई बियर। तो आपका आइडिया काफ़ी पहले आया था, आपका आइडिया थोड़ा डिफरेंट था, जब आया था आइडिया तो थोड़ा सा डिफरेंट था आइडिया वाज टू सॉर्ट ऑफ यूनिफाई ऑल द नोटिफिकेशंस, बट यू नो वो चीज़ पुरानी बात हो गई। लेट्स स्टिक टू अभी क्या है आइडिया। तो एज अ यूज़र हमें अगर हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं एंड रेगुलरली अगर अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो we receive multiple notifications daily, right? We receive about 120, 130 notifications a day on an average, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। एंड वो सारे नोटिफिकेशंस यूजफुल नहीं होते। मैक्सिमम ऑफ दोस आर यूजलेस नोटिफिकेशंस व्हिच वी डू नॉट नीड, एंड उनके होने से इट मेक्स आवर नोटिफिकेशन पैनल chaotic and sort of notification fatigue, and we start feeling like overwhelmed कि इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं यार, ज़रूरत भी नहीं है नोटिफिकेशंस की। एंड तो उसका स्ट्रेट अप सोल्यूशन मिलता है हमें कि यार नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। बट उससे प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस करने लगते हैं अगर हम किसी का नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए तो। और ऐसा कोई मैनुअल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके थ्रू पता चले कि ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। That's where Notify Bear comes into play. Notify Bear is an AI notification assistant which understands your digital experience and it prioritizes notification based on your needs. So जितना आप उस AI को यूज़ करोगे, जितना आप Notify Bear को यूज़ करोगे, इंटरेक्ट करोगे अपने डिवाइस के साथ, उतना AI ट्रेन होता है एंड फिर वो AI डिसाइड करता है कि ओके दिस नोटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज नॉट। We also use temporal AI to find what is the best time to send you notification. So let's say you're a 9 to 5 worker and you don't want to receive those medium priority notifications during that time, तो आपको वो notifications आपके leisure time में मिलेगा। तो AI studies आपका device usage कि आप कौन से time पे किस application को use कर रहे हो, and on the basis of that the AI creates a relevant score of each notification. And अगर highly relevant है तो जल्दी push होगा, medium relevant है तो फिर use करता है, फिर it finds out what's the best time to send you notification. So basic idea ये है कि आप तक सिर्फ इम्पोर्टेंट अपडेट्स पहुंचे सही टाइम पे, नॉइज ना पहुंचे। बिल्कुल। एंड उसके वजह से आपका फोकस लेवल बढ़े, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दैट इज सॉर्ट ऑफ आवर आइडिया राइट नाउ। ओके, जैसे कि हमें आईफोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करना पड़ता है या स्लीप मोड यूज करना पड़ता है ताकि नोटिफिकेशन से दूर रहूं मैं। एग्जैक्टली। अगर मैं नोटिफाई बियर यूज करूं तो ये सारे मोड मुझे ना यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओनली हाई प्रायोरिटी मेरे पास आएगा। प्रॉब्लम बाय द वे, दिस इज राइट नाउ गोइंग टू बी एन एंड्रॉइड ओनली एप्लीकेशन, सिर्फ एंड्रॉइड पे लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम डू नॉट डिस्टर्ब या फिर फोकस मोड्स का ये होता है। फोकस मोड फॉर फोकस मोड आई डोंट थिंक एंड्रॉइड में है। सारे ब्लॉक कर देता है, सारे ब्लॉक कर देता है। एंड हम नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। या फिर लेट्स से आप एक ऐप को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, तो हो सकता है उस ऐप के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक ना आए। तो एंड हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे स्विगी या जोमेटो से, जब मैं इंडिया में होता हूँ तो मुझे बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं स्विगी जोमेटो से। एंड तो मैं एक टाइम था मैंने ब्लॉक कर दिया, ऑफ कर दिया नोटिफिकेशन। बट आई एम अ फूडी, मेरे को खाना भी पसंद है। तो कभी कभी जब इंपॉर्टेंट कूपन कोड्स आते हैं या फिर ऑफर्स चलते हैं तो आई मिस दोज अपडेट्स। तो दैट्स व्हेन नोटिफाई बियर कम्स इनटू प्ले। लाइक इट फिर वो पता कर लेता है कि अच्छा दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो अगर वो स्विगी जोमेटो से भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है तो फिर वो आपको मिलेगा वो नोटिफिकेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आई लाइक कॉफीज अ लॉट एंड सो जोमेटो स्विगी मेरे को सजेस्ट अगर कर रहा है कि यू नो दिस इज अ न्यू कॉफी शॉप, यू शुड गो एंड ट्राई इट। सो जस्ट बिकॉज आई इंटरेक्ट विद द कीवर्ड कॉफी, नोटिफाई बियर का AI विल फाइंड आउट कि यू नो दिस गाय लाइक्स कॉफी। सो कॉफी अगर किसी भी नोटिफिकेशन में है तो फिर उसको वो ट्राई करेगा कि यू नो जल्दी पुश किया जाए, रेलेवेंस स्कोर क्रिएट हो, हाई हो। ओके, ऑसम। सो वो हमारा सॉर्ट ऑफ बर्ड आई व्यू है। तो इस पे तुम काम कब से कर रहे हो, मतलब नोटिफाई बियर का आइडिया आया कब से तुम काम कर रहे हो और फंडिंग कैसे रेज कर लिए? आई फील लाइक करीब 1.5 साल हो गए मेरे को नोटिफाई बियर पे काम करते हुए। क्योंकि हमारा आइडिया कुछ डिफरेंट था स्टार्टिंग में। तो
हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे उस आइडिया का, क्योंकि वो आइडिया शायद उतना अच्छा नहीं था। एंड फिर हम लोग ने जब और कस्टमर डिस्कवरी की, देन वी फाउंड आउट कि ये द रियल problem है। प्रॉब्लम क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने पिवट करा, एंड नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आफ्टर आई वेंट टू द यूएस, आई फाउंड आउट अबाउट कि कैसे रेज कर सकते हैं, लोग मिले, बताए लोगों ने कि कैसे कैसे फंड रेजिंग होती है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो यूएस जाने के बाद मुझे वो आई गॉट एक्सपोज टू ऑल दैट। ओके। मैं एक जो जो अभी जेप्टो बहुत बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है जेप्टो, तो उनके जो फाउंडर हैं आदित्य पलीचा एंड केलवे वोरा, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, रिगरेसली फॉलो करता हूँ उनके वर्क को। एंड सॉर्ट ऑफ इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड हैव एन Some इंस्पिरेशन। inspirations, हाँ। या तो अगर आपको वैसे वैसे लोग से सीखने को मिलता है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आदित्य पलीचा मेरा दोस्त है, like, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं पॉडकास्ट एंड हाँ, ऑल। बिल्कुल, किसी से तुम कनेक्ट कर जाओगे। मे बी तुम्हें वो पसंद है, मेरे को कुणाल सा पसंद है, मैं बोल सकता हूँ। कुणाल शाह, नवल बहुत ही पसंद है, तो Yeah. मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, या उनसे सीखता हूँ। भी बहुत कुछ बचा है लाइफ में देखना एंड अचीव करना, एंड दीज आर जस्ट माइलस्टोन्स, एंड वेरी ग्रेटफुल कि जो भी चीज़ मैं अभी तक अचीव कर पाया हूँ, एंड बहुत बहुत लोगों की हेल्प से करा है। शायद अगर इस जर्नी में कुछ लोग नहीं आते तो शायद वो कुछ नहीं कर पाता, बट वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर फ्यूचर। तुम क्या बोलना चाहोगे, मतलब क्लास 8 के बच्चों को और जो 15-16 साल के हैं? मतलब वो लोग खुद को बच्चा मान लेते हैं कि हाँ मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या ही करूँगा। I feel like pursue your passions and interest, and again find out कि आपका पैशन क्या है। देखो कि आप किस चीज़ की तरफ आपका रुझान है एंड किस चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट जा रहा है। एंड अगर आप उसका उस तरफ आप फील कर रहे हो कि आपका पैशन है इस तरफ, आपका इंटरेस्ट है इस तरफ, तो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दोज एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, प्ले गेम्स, एंजॉय योर लाइफ। वो शायद चाइल्डहुड वापस नहीं आता है। आई एम स्टिल अ चाइल्ड एंड आई स्टिल एंजॉय माई चाइल्ड लाइफ। नेवर गोना स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे में जो क्यूरियोसिटी होती है, वो बड़े एज में क्यूरियोसिटी वो कम होती जाती है। बिल्कुल। तो डोंट किल योर क्यूरियोसिटी, वो बी क्यूरियस एंड look out for different things, be humble, stay grounded, and always keep working towards your goals and passions. बिहार की ऑडियंस की बात करें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड कंट्रोल है कि हम अपना पीयर ग्रुप डिफाइन कर पाएं या फिर अपना एनवायरनमेंट में सोसाइटी को डिफाइन कर पाएं, बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो फॉलो गुड पीपल, ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आप इंस्पायर होते हो। अगर आप वैसे लोगों से इंस्पायर आप फॉलो करते हो उन लोगों से, उन लोगों को, तो आप ये देखोगे कि उन लोग ने ही बहुत कुछ अचीव करा है अपने लाइफ में, आप भी कर सकते हो। एंड आई फील लाइक सपने देखो, सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक गोल लो, मल्टीप्लाई दैट विथ 100, उतना बड़ा आपसे बड़ा आपका सपना होना चाहिए। हाँ। तभी आपके पास इनफ मोटिवेशन होगा कि आप पहुंच पाओ, एटलीस्ट 100 गुना नहीं तो कम से कम 10 गुना तक पहुंच पाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ एंड बिग ड्रीम्स। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कोई भी अगर देख रहा है तो आई नो लाइक 7th 8th 9th के बच्चों को बहुत सेल्फ डाउट होता है। आई गेस एज इज अ बिग, उन्हें लगता है कि मतलब मैं तो एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ, वो लोग स्पेशल टैलेंट्स। एग्जैक्टली ऐसा कुछ स्पेशल टैलेंट नहीं होता। भगवान ने सबको एक तरीके से बनाया है। एंड आई फील कि यू आर स्पेशल इन योर ओन वे। हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चे में एक कुछ ना कुछ भगवान ने खूबी डाल रखी है। तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर, लाइट जल रहा है ना, ठीक है, आपके अंदर वो क्या खूबी है, क्या चीज़ है जो आप स्पेशल कर पाते हो। एंड डू नॉट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बट डोंट फील डाउन कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अरे उस लेवल तक पहुँच गया, मैं नहीं पहुँचा। अगर वैसा सिचुएशन है तो डोंट कंपेयर, यू आर गुड इन योर ओन वे। तो यही था ये पॉडकास्ट स्वर्ण प्रताप सिंह के बारे में, एंड आपने जाना इनके बारे में, एंड इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपने देखा बिहार से उठ के लोग अमेरिका तक भी जा सकते हैं, एंड सिर्फ 19 साल की एज में ये अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर चुके हैं एंड फंडिंग भी ले चुके हैं। तो लाइक इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो, एंड स्पेशल टैलेंट कुछ नहीं होता जैसे कि इन्होंने बताया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और मैं स्वर्ण के सारे इंस्टाग्राम या वेबसाइट्स और ऐप के बारे में सब कुछ नीचे कॉन्टैक्ट दे दूंगा,
सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।